नमस्कार। आज की कक्षा में हम अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से पाठ 2 पत्रकारिता के विविध आयाम के अंतर्गत क्या-क्या शिक्षण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आइए जान लेते हैं। आज हम संपादन के सिद्धांत, पत्रकारिता के अन्य आयाम, पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार और समाचार माध्यमों के मौजूदा रुझानों पर विचार करेंगे। सबसे पहले हम संपादन के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। पिछली कक्षा में हमने संपादन क्या है इसके बारे में जाना। एक बार थोड़ा सा संपादन के बारे में दोहरा लेते हैं, फिर इसके सिद्धांतों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। संपादन का अर्थ होता है किसी सामग्री से उसकी अशुद्धियों को दूर करके उसे पठनीय बनाना। एक उप संपादक अपने रिपोर्टर की खबर को ध्यान से पढ़कर उसकी भाषा शैली, व्याकरण, वर्तनी तथा तथ्यों संबंधी अशुद्धियों को दूर करके उस खबर को उसके महत्व के अनुसार काट छांट कर उसे कितनी और कहाँ जगह दी जानी चाहिए यह तय करता है। इसके लिए वह संपादन के कुछ सिद्धांतों का पालन करता है। ये सिद्धांत कौन कौन से हैं, आइए इन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला सिद्धांत है तथ्यों की शुद्धता, जिसे अंग्रेजी भाषा में एक्यूरेसी भी कहते हैं। एक आदर्श रूप में मीडिया और पत्रकारिता यथार्थ या वास्तविकता का प्रतिबिंब है। इस प्रकार एक पत्रकार समाचार के रूप में यथार्थ को पेश करने की कोशिश करता है। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि किसी भी विषय के बारे में समाचार लिखते वक्त हम किन सूचनाओं और तथ्यों का चयन करते हैं और किन्हें छोड़ देते हैं। यह एक चुनौती भरा कार्य होता है कि किस सूचना को जगह देनी चाहिए या कि ये सूचनाएं और तथ्य सबसे ज़्यादा अहम हों और संपूर्ण घटना का प्रतिनिधित्व करते हों। तथ्य बिल्कुल सटीक और सही होने चाहिए और उन्हें तोड़ा मरोड़ा नहीं जाना चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगी कि एक बार 6 अंधे व्यक्ति होते हैं और उन्हें हाथी के बारे में बताने के लिए बोल दिया जाता है। सभी में बहस छिड़ जाती है कि हाथी कैसा होता है और इस बहस को खत्म करने के लिए स्वयं हाथी को छूकर यह तय करने का निश्चय कर लिया जाता है कि हाथी कैसा होता है। एक अंधे ने हाथी के पेट को छुआ और कहा, यह दीवार की तरह है, अर्थात हाथी दीवार के जैसा है। दूसरे ने उसके दांत को छुआ और कहा, नहीं, यह तलवार की तरह है। तीसरे के हाथ उसकी सूंड आई और उसने कहा, यह तो सांप जैसा है। चौथे ने उसका पैर छुआ और चिल्लाया, तुम पागल हो, यह पेड़ के जैसा है। पांचवें के हाथ में हाथी का कान आया और उसने कहा, तुम सब गलत हो, यह पंखे के जैसा है। छठे अंधे ने उसकी पूंछ पकड़ी और बोला, बेवकूफो, हाथी दीवार, तलवार, सांप, पेड़, पंखे में से किसी की जैसा नहीं है, बल्कि यह तो एक रस्सी के जैसा है। हाथी तो चला गया और 6 अंधे आपस में लड़ते रहे। हर एक अपने तथ्यों के आधार पर हाथी को की अपनी सच्ची छवि बता रहा था। इस तरह 6 अंधे और एक हाथी की कहानी को अगर हम लें, वे तथ्य या सूचनाएं जो हर अंधे ने हाथी को छूकर बताई अपने आप में सच थे। हाथी का कान पंखे जैसा होता है, लेकिन हाथी पंखे जैसा नहीं होता। इस तरह हम कह सकते हैं कि
तथ्य अपने आप में तो सत्य होते हैं, लेकिन अगर उनको किसी संदर्भ में प्रयोग किया जाए तो उनका पूरे विषय के संदर्भ में प्रतिनिधित्वपूर्ण होना आवश्यक होता है। उस स्थिति में तथ्य यथार्थ की ही तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। दूसरा सिद्धांत है वस्तुपरकता या ऑब्जेक्टिविटी। वस्तुपरकता को भी तथ्यपरकता से आंकना आवश्यक है। वस्तुपरकता और तथ्यपरकता में काफी समानता है, लेकिन एक जैसा होने के कारण भी दोनों का अलग अलग महत्व है और दोनों में अंतर है। एक जैसा होने पर भी दोनों के विचार अलग अलग होते हैं। इन दोनों के बारे में जानना भी आवश्यक है। तथ्यपरकता का संबंध जहां अधिकाधिक तथ्यों से होता है, वहीं वस्तुपरकता का संबंध इस बात से है कि कोई व्यक्ति तथ्यों को किस प्रकार देखता है। किसी भी विषय या किसी की भी मुद्दे के बारे में प्रत्येक व्यक्ति के मन में पहले से एक छवि बनी होती है और उन छवियों के आधार पर ही वह उस समाचार या उस मुद्दे का मूल्यांकन करता है। जो छवियां उसके मन में पहले से बनी होती हैं, वो उस घटना या समाचार का मूल्यांकन की जो क्षमता है उसे प्रभावित करती हैं और हम इस यथार्थ को उन छवियों के अनुरूप देखने का प्रयास करते हैं। अगला सिद्धांत है निष्पक्षता यानी फेयरनेस। एक पत्रकार के लिए निष्पक्ष होना भी बहुत जरूरी होता है। उसकी निष्पक्षता से ही उसके समाचार संगठन की साख बनती है। यह साख तभी बनती है जब समाचार संगठन बिना किसी का पक्ष लिए सच्चाई सामने लाते हैं। पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी माना गया है। इसकी राष्ट्रीय और सामाजिक जीवन में अहम भूमिका होती है। अगला सिद्धांत है संतुलन अर्थात बैलेंस। निष्पक्षता की अगली कड़ी संतुलन है। प्राय मीडिया पर आरोप लगाया जाता है कि समाचार कवरेज संतुलित नहीं है, यानी वह किसी एक पक्ष की ओर झुका हुआ है। समाचार में संतुलन की आवश्यकता वहीं पड़ती है जहां किसी घटना में अनेक पक्ष शामिल हों और उनका आपस में किसी न किसी रूप में टकराव हो। उस स्थिति में संतुलन का तकाजा यही है कि सभी संबंध पक्षों की बात समाचार में अपने अपने समाचारीय वजन के अनुसार स्थान पाए। कहने का अर्थ यह है कि ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होने पर सभी की बात को ध्यान से सुनकर उनके महत्व के अनुसार उन्हें जगह मिलनी ही चाहिए। अगला और अंतिम सिद्धांत है स्रोत यानी सोर्स। हर समाचार में शामिल की गई सूचना और जानकारी का कोई न कोई स्रोत होना आवश्यक है। किसी भी समाचार संगठन के स्रोत होते हैं और फिर इसके अलावा संगठन के अलावा पत्रकार के भी सूचनाएं एकत्रित करने के अपने सोर्स होते हैं और वो वहीं से अपनी सूचनाएं एकत्र करते हैं। अब बात आती है पत्रकारिता के विविध आयाम। समाचार पढ़ते समय हर पाठक हर समाचार से एक ही जानकारी की अपेक्षा नहीं रखता। कुछ घटनाओं के मामले में वह उसका विवरण विस्तार से पढ़ना चाहता है, तो कुछ अन्य के संदर्भ में उसकी इच्छा यह जानने की होती है कि घटना के पीछे क्या है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, यानी उसकी बैकग्राउंड क्या है, उस घटना का उसके भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा और
इससे उसका जीवन तथा समाज किस तरह प्रभावित होगा। समय, विषय और घटना के अनुसार पत्रकारिता में लेखन के तरीके बदल जाते हैं। यही बदलाव पत्रकारिता में कई नए आयाम जोड़ता है। समाचार पत्र में इनका विशेष स्थान और महत्व है। इसके बिना कोई समाचार पत्र स्वयं को संपूर्ण नहीं कह सकता। पत्रकारिता के विविध आयाम इस प्रकार हैं। इन आयामों के अंतर्गत सबसे पहले बात करते हैं संपादकीय की। इस पृष्ठ को समाचार का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ माना गया है। इस पृष्ठ पर अखबार विभिन्न घटनाओं और समाचारों पर अपनी राय रखता है। इसे संपादकीय कहा जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार लेख के रूप में प्रस्तुत करते हैं। संपादक के नाम पत्र भी इसी पृष्ठ पर प्रकाशित किया जाता है। इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार की घटनाओं पर आम लोगों की टिप्पणी होती है। उन टिप्पणियों को भी संपादकीय पृष्ठ पर ही जगह दी जाती है। अगला है फोटो पत्रकारिता। फोटो पत्रकारिता ने छपाई की टेक्नोलॉजी विकसित होने के साथ ही समाचार पत्रों में अपना अहम स्थान बना लिया है। कहा भी जाता है कि जो बात 1000 शब्दों में लिखकर नहीं कही जा सकती, वह एक तस्वीर कह देती है। फोटो टिप्पणियों का असर पाठक या दर्शकों पर सीधा पड़ता है। टेलीविजन की लोकप्रियता बढ़ने के साथ ही समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में तस्वीरों के प्रकाशन पर भी बल दिया जाने लगा है। अगला आयाम है कार्टून कोना। कार्टून कोना लगभग हर समाचार पत्र में होता है और उनके माध्यम से की गई सटीक टिप्पणियां पाठकों को छूती है। इस तरह कार्टून पहले पन्ने पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय होते हैं, जिनमें चुटीली टिप्पणियां कई बार कड़े और धारदार संपादकीय से भी अधिक प्रभाव डालती हैं। इसके अतिरिक्त रेखांकन और कार्टोग्राफ ये भी पत्रकारिता के आयाम हैं। रेखांकन और कार्टोग्राफ के माध्यम से भी समाचार को रोचक बनाया जाता है। ये समाचारों को न केवल रोचक बनाते हैं, बल्कि उन पर टिप्पणी भी करते हैं। क्रिकेट के स्कोर से लेकर सेंसेक्स के आंकड़ों तक ग्राफ से पूरी बात एक नज़र में सामने आ जाती है। कार्टोग्राफ का उपयोग समाचार पत्रों के अलावा टेलीविजन में भी होता है। आगे बात करते हैं पत्रकारिता के प्रकार। पत्रकारिता के कौन कौन से प्रकार हैं? सबसे पहले खोज परक पत्रकारिता की बात करते हैं। खोज परक पत्रकारिता का आशय ऐसी पत्रकारिता से है जिसमें गहराई से छानबीन करके ऐसे तथ्यों और सूचनाओं को सामने लाने की कोशिश की जाती है जिन्हें दबाने या छिपाने का प्रयास किया जा रहा हो। खोजी पत्रकारिता सार्वजनिक महत्व के मामलों में भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों को सामने लाने की कोशिश करती है। इसका उपयोग उन्हीं स्थितियों में किया जाता है जब यह लगने लगे कि सच्चाई को सामने लाने के लिए और कोई उपाय नहीं रह गया है। खोजी पत्रकारिता का ही एक नया रूप टीवी में स्टिंग ऑपरेशन के रूप में सामने आया है। भारत में भी कई केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को खोजी पत्रकारिता के कारण अपने पदों से इस्तीफा देना पड़ा था।
पत्रकारिता का दूसरा प्रकार है विशेषीकृत पत्रकारिता। इस पत्रकारिता का अर्थ घटनाओं की सूचना देना मात्र नहीं है, बल्कि पत्रकार से अपेक्षा होती है कि वह घटनाओं की तह तक जाकर उसका अर्थ स्पष्ट करे और आम पाठक को बताए कि उस समाचार का क्या महत्व है। इसके लिए विशेषता की आवश्यकता होती है। पत्रकारिता में विषय के हिसाब से विशेषता के 7 प्रमुख क्षेत्र हैं। इनमें संसदीय पत्रकारिता, न्यायिक पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, विज्ञान और विकास पत्रकारिता, अपराध पत्रकारिता तथा फैशन और फिल्म पत्रकारिता शामिल है। इन क्षेत्रों के समाचार और उनकी व्याख्या उन विषयों में विशेषता हासिल किए बिना देना कठिन होता है। अगला प्रकार है वॉचडॉग पत्रकारिता। यह माना जाता है कि लोकतंत्र में पत्रकारिता और समाचार मीडिया का मुख्य उत्तरदायित्व सरकार के कामकाज पर निगाह रखना है और कहीं भी कोई गड़बड़ी हो तो उसका पर्दाफाश करना है। इसे परंपरागत रूप से वॉचडॉग पत्रकारिता कहा जाता है। इसका दूसरा छोर सरकारी सूत्रों पर आधारित पत्रकारिता है। समाचार मीडिया केवल वही समाचार देता है जो सरकार चाहती है और अपने आलोचनात्मक पक्ष का परित्याग कर देता है। आमतौर पर इन 2 बिंदुओं के बीच तालमेल के जरिए ही समाचार मीडिया और उसके तहत काम करने वाले विभिन्न समाचार संगठनों की पत्रकारिता का निर्धारण होता है। अगला हमारा प्रकार है एडवोकेसी पत्रकारिता। ऐसे अनेक समाचार संगठन होते हैं जो किसी विचारधारा या किसी खास उद्देश्य या मुद्दे को उठाकर आगे बढ़ते हैं और उस विचारधारा या उद्देश्य या मुद्दे के पक्ष में जनमत बनाने के लिए लगातार जोर शोर से अभियान चलाते हैं। अर्थात किसी भी विचार या मुद्दों पर लोगों का जनमत बनाने हेतु वो इसका प्रचार प्रसार जोर शोर से करते हैं। इस तरह की पत्रकारिता को पक्षधर या एडवोकेसी पत्रकारिता कहा जाता है। कभी कभी कुछ समाचार या टेलीविजन चैनल किसी खास मुद्दे पर जनमत बनाने और सरकार को उसके अनुकूल प्रतिक्रिया करने के लिए अभियान चलाते हैं। उदाहरण के लिए जेसिका लाल हत्याकांड में न्याय के लिए समाचार माध्यमों ने सक्रिय अभियान चलाया। अगला प्रकार है वैकल्पिक पत्रकारिता। व्यवस्था के साथ तालमेल बैठाकर चलने वाली मीडिया को मुख्य धारा का मीडिया कहा जाता है। इस तरह की मीडिया आमतौर पर व्यवस्था के अनुकूल और आलोचना के एक निश्चित दायरे में ही काम करती है। इसके विपरीत जो मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प को सामने लाने और उनके अनुकूल सोच को अभिव्यक्त करता है, उसे वैकल्पिक पत्रकारिता कहा जाता है। अब इन समाचार माध्यमों में मौजूदा रुझान क्या है, इसके बारे में जानेंगे। देश में मध्यम वर्ग के तेजी से विस्तार के साथ ही मीडिया के दायरे में आने वाले लोगों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। बाजार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हर तरह के मीडिया का फैलाव हो रहा है। इस विस्तार के साथ ही मीडिया का व्यापारीकरण भी तेजी से हो गया है और
मुनाफा कमाने को ही मुख्य ध्येय समझने वाले पूंजीवादी वर्ग ने भी मीडिया के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रवेश किया है। उनका उद्देश्य उपभोक्ताओं को गंभीर सूचनाओं के बजाय सतही मनोरंजन से बहलाना और अपनी ओर आकर्षित करना हो गया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि समाचार मीडिया में हमेशा से ही सनसनीखेज या पीत पत्रकारिता और पेज 3 पत्रकारिता की धाराएं मौजूद रही हैं। पेज 3 पत्रकारिता और पीत पत्रकारिता पर मैं आगे उसका अर्थ आपको बताऊंगी। इनका हमेशा अपना स्वतंत्र अस्तित्व रहा है। किनका? पीत पत्रकारिता और पेज 3 पत्रकारिता का। यह स्थिति हमारे लोकतंत्र के लिए एक गंभीर राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संकट पैदा कर रही है। समाचार मीडिया के प्रबंधक बहुत समय तक इस तथ्य की उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि साख और प्रभाव समाचार मीडिया की सबसे बड़ी ताकत होती है, जिसका तेजी से ह्रास हो रहा है। समाचारों को उनके न्यायोचित और स्वाभाविक स्थान पर बहाल करके ही समाचार मीडिया की साख और प्रभाव के ह्रास की प्रक्रिया को रोकना आवश्यक हो गया है। पेज 3 पत्रकारिता क्या होती है? पेज 3 पत्रकारिता से हमारा तात्पर्य ऐसी पत्रकारिता से है जिसमें फैशन, अमीरों की पार्टियों, महफिलों और जाने माने लोगों के निजी जीवन के बारे में बताया जाता है। यह समाचार आमतौर पर पृष्ठ 3 पर प्रकाशित होता है, इसलिए इसे पेज 3 पत्रकारिता कहते हैं। आजकल इसकी पृष्ठ संख्या कोई भी हो सकती है, लेकिन जो इसके विषय हैं उनमें कोई भी बदलाव नहीं है, वो विषय वही है। अब बात करते हैं पीत पत्रकारिता की। पीत पत्रकारिता क्या है? यह पत्रकारिता सनसनी फैलाने का कार्य करती है। इसके तहत अखबार अफवाहों, व्यक्तिगत आरोपों प्रत्यारोपों, प्रेम संबंधों, भंडाफोड़ और फिल्मी गपशप को समाचार की तरह प्रकाशित करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब हमारा ये पाठ पूर्ण होता है। अगली कक्षा में हम डायरी लेखन की कला पर चर्चा करेंगे। उसके बारे में जानेंगे कि डायरी लिखने की कला क्या है। धन्यवाद।